लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना की तरफ से अभी एक बार फिर से तनाव को बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। इंदौर में अखंड भारत के एक मैप को लगाने की वजह से कांग्रेस की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है। चाइना के वुहान में अभी एक नए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की स्केल मॉडल को देखा गया है, जो कि मे बी चाइना की फ्यूचर 5th जनरेशन नेवल एयरक्राफ्ट होने वाला है। चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को किस तरीके से G7 की B3W इनिशिएटिव सीधे तौर पर काउंटर करने वाला है, और अंत में एयर इंडिया और सीता पर किए गए साइबर अटैक के पीछे अभी चाइना का हाथ पाया गया है, और इसमें लगभग 4.5 मिलियन लोगों के डाटा को चाइना ने चोरी कर लिया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट चाइना को लेके। आप सभी को कल मैंने बताया था कि भारत की तरफ से अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से कंप्लीट डिसएंगेजमेंट को करने के लिए चाइना के साथ फर्दर बातचीत करने का प्लान किया जा रहा था, और 16 जून को इसको लेके हमारे टॉप मिलिट्री कमांडर्स के बीच एक मीटिंग को भी अरेंज करने का प्लान किया गया है। लेकिन अभी चाइना की तरफ से जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया जा रहा है, उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि चाइना अभी फर्दर डिसएंगेजमेंट करने के लिए भारत के साथ सहयोग करने वाला है। अब सबको पता होगा, पिछले हफ्ते चाइना की तरफ से ये कहा गया था कि भारत अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में गड़बड़ी करने की कोशिश करने वाला है, जबकि भारत की तरफ से अभी तक ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लिया गया है। और अभी एक बार फिर से चाइना ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो चाइनीज सोल्जर्स इसका डटकर सामना करने वाले हैं। यहाँ तक कि चाइना का ये कहना है कि इससे पहले भी पिछले साल जो फेस ऑफ हुआ था उसके लिए भी भारत जिम्मेदार था, क्योंकि चाइना की तरफ से कोई भी घुसपैठ नहीं किया गया था, जबकि बदले में इंडियन आर्मी की तरफ से चाइनीज साइड में घुसपैठ किया गया था, जिसके बाद ये सारा फेस ऑफ हुआ था। चाइना की CCTV की तरफ से एक रिपोर्ट को पेश किया गया था, जिसमें ये बताया गया है कि हालांकि भारत अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में करीब 50,000 से ज्यादा जवानों को डिप्लॉय करके रखा हुआ है, लेकिन चाइना की डिप्लॉयमेंट भारत के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर है, और चाइनीज सोल्जर्स अपने आखिरी दम तक अपनी बॉर्डर की हिफाजत करने वाले हैं। इन सभी बातों का एक ही मतलब बनता है, और वो ये है कि चाइना अभी जो पोजीशन में मौजूद है वो सभी जगहों को वो अपना बता रहा है, जहाँ से वो अभी पीछे जाने के लिए राजी नहीं होने वाला है। यहाँ तक कि पांगोंग से भी वो पीछे नहीं जाने वाले थे, सिर्फ कैलाश रेंज के ऊपर हमारी पकड़ मजबूत होने की वजह से उनको मजबूरन पीछे जाना पड़ा था। लेकिन डेप्सैंग प्लेन में ऐसी कोई बात नहीं है जिस वजह से वो यहाँ से पीछे जाने के लिए राजी तो नहीं हो रहे हैं, साथ ही इसके लिए बातचीत करना भी नहीं चाहते हैं। अगला अपडेट एक इंडियन मैप को लेकर है, जिसको अभी इंदौर की फुट्टीकोटी एरिया के पास इंस्टॉल किया गया है। इस मैप को लेके अभी काफी कंट्रोवर्सी चालू हो गया है, क्योंकि दरअसल ये जो मैप था इसमें अखंड भारत को दर्शाया गया है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान को भी भारत के मैप के अंदर दिखाया गया है, और इसे अभी इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से वहां पे इंस्टॉल किया गया है। अब इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि इसका हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बुरा असर पड़ने वाला है। और इस पर बात करते हुए कांग्रेस की स्टेट स्पोक्सपर्सन अमीनुल खान सूरी की तरफ से बताया गया कि इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अब ये क्लैरिफाई करना चाहिए कि किस वजह से इस मैप को यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, और अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर दर्शाया गया है ये RSS का कॉन्सेप्ट है, और अगर नरेंद्र मोदी एक यूनाइटेड इंडिया की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनको भी इसके बारे में खुलकर बताना चाहिए, वरना ऐसे हमारे जितने भी पड़ोसी देश है उन सभी को भारत के अंदर दिखाना हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर नेगेटिव असर डाल सकता है, या फिर हमारे पड़ोसी देश के साथ हमारा जो रिलेशन है वो धीरे धीरे खराब हो सकता है। अगर इनकी बातों से पॉलिटिक्स को थोड़ा हटा दिया जाए तो इनकी बातों में कुछ हद तक सच्चाई जरूर है, लेकिन मे भी इस मैप को हमारी हिस्ट्री को दर्शाने के लिए यहाँ पे प्लेस किया गया होगा कि जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो भारत कहाँ से कहाँ तक फैला था, और इस हिस्ट्री को हमारे आने वाले पीढ़ी तक पहुँचाना भी काफी जरूरी है। वरना अभी जैसे हम लोग महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज या पृथ्वीराज चौहान जैसे वीरों की हिस्ट्री को छोड़ के एक अलग ही हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो आगे चल के नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो मैप यहाँ पर लगाया गया था, अगर फ्यूचर में ऐसा करने का इरादा रखकर इसको प्लेस किया गया है तो मेरे हिसाब से बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल या फिर भूटान जैसे देशों के साथ हमारे रिलेशन खराब हो सकते हैं, क्योंकि उनके जगह में हम भी होते तो हम भी इसको पसंद नहीं करते। अगला अपडेट भी चाइना की तरफ से। आप सभी को याद होगा कुछ दिन पहले एक अपडेट सामने आया था जिसमें यह बताया गया था कि चाइना की तरफ से अभी एक और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बनाया जा रहा था, जिसे चाइना अपनी नेक्स्ट या 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने वाला है।
इसको FC-31 या ग्रे फाल्कन कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक इसकी डेवलपमेंट के बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं कराया गया है। इससे पहले भी इसके कई सारे मॉडल चाइना बना चुका है, लेकिन बाद में उनमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। और अभी हाल ही में ही फ्रांस की एक पब्लिकेशन की तरफ से इसको लेकर एक ट्वीट किया गया था, जिसमें एक नई FC-31 की मॉडल को वुहान की एयरक्राफ्ट फैसिलिटी में देखा गया था। बताया गया कि एक एक्चुअल एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि एक स्केल मॉडल है, जिसे अभी चाइना बना रहा है और इसके डिजाइन में पहले के FC-31 के मुकाबले काफी सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। जैसे कि इसकी सेंसर्स की प्लेसमेंट में अभी काफी सारे चेंजेस किए गए हैं, जिस वजह से इस मॉडल को अभी बनाया जा रहा है और अलग अलग सेंसर लेआउट को इसमें टेस्ट किया जा रहा है। और कुछ रूमर्स के मुताबिक चाइना अभी FC-31 की जो नई मॉडल के ऊपर काम कर रहा है, इसमें एक कंप्लीट नए एयरफ्रेम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और इससे पहले जो FC-31 को हमने देखा था, मे बी ये उससे थोड़ा अलग दिखने वाला है। चाइनीज मीडिया की तरफ से बताया जा रहा है कि एक रिलेटिवली चीपर एयरक्राफ्ट होने वाला है और मे बी चाइना इसकी नेवल वेरिएंट को अपने फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के साथ साथ इसको आगे चल के एक्सपोर्ट भी करने वाला है। अगला अपडेट न्यूक्लियर सबमरीन्स को लेके। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में ही भारत की तरफ से 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन या SSN को बनाने के लिए एक प्रपोजल को इशू किया गया था। अभी तक इसकी कॉस्ट के बारे में कोई अंदाजा नहीं था और ना ही अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू किया गया था। लेकिन आज इंडिया टीवी की तरफ से पब्लिश किए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारी कैबिनेट कमेटी की तरफ से अभी इस प्रपोजल को लेकर डिस्कशन किया जा रहा है। इसकी टोटल कीमत की बात करें तो ये प्रोजेक्ट लगभग 50,000 करोड़ के आसपास होने वाली है और इन सभी सबमरीन को DRDO के द्वारा ही बनाया जाने वाला है। अब DRDO को पहले से ही न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने का काफी अच्छा अनुभव हो चुका है और पहले से हम अरिहंत क्लास के सबमरीन को बना चुके हैं, जो कि SSVN है। तो SSN को बनाने के लिए DRDO को कोई खास परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। अभी बताया गया कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए अप्रूवल दे दिया जाता है तो इनिशियली ऐसे 3 सबमरीन को बनाने के लिए क्लियरेंस दिया जाएगा, जिनके बनने के बाद एडिशनल 3 और सबमरीन को बनाने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा और कुल मिलाकर 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को नेवी में शामिल करने का काम रखा गया है और टोटल 24 अटैक सबमरीन को आगे चल के भारत ऑपरेट करने वाला, जिनमें से 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन होने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि ये जो न्यूक्लियर सबमरीन अभी बनाए जाने वाले हैं, ये पूरी तरीके से इंडिजिनस सबमरीन होने वाले हैं और इसमें 95% के आसपास इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल होने वाला है। इसके बाद भारत प्रोजेक्ट 76 के अंदर भी एडिशनल 6 कन्वेंशनल सबमरीन को बनाना चाहता है, जो कि अगेन पूरी तरीके से इंडिजिनस सबमरीन होने वाले हैं और इसे प्रोजेक्ट 75 के बाद बनाना शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसको बनाने के लिए अभी काफी सारा वक्त बचा हुआ है। अगला अपडेट G7 को लेके। हाल ही में ही G7 मीटिंग को लेके काफी सारे चर्चे चल रहे थे और मेनली चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए G7 की तरफ से अपना एक नया इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया, ऐसा अभी सुनने को मिला है। अब G7 ग्रुप की बात करें तो इसमें यूनाइटेड स्टेट, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा मौजूद है और इनके पास काफी पैसा है, तो ये अभी चाइना की BRI प्रोजेक्ट को काउंटर करने के बारे में सोच रहे हैं। और इसीलिए सैटरडे को हुई G7 मीटिंग के दौरान US के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से B3W यानी कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है और इस पर बताया गया कि चाइना की तरफ से अभी जो BRI प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था उसमें बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है और स्पेशली एनवायरमेंट इशू को लेकर और लेबर इशू को लेकर इसमें काफी सारे गड़बड़ पाए जा रहे हैं, जिस वजह से अभी वो B3W इनिशिएटिव को लॉन्च कर रहे हैं। अब शॉर्ट में अगर BRI प्रोजेक्ट की बात करें तो इसे 2013 में चाइना की तरफ से लॉन्च किया गया था, जिसमें चाइना अपनी ओल्ड सिल्क रोड इनिशिएटिव को पूरा करने की कोशिश कर रहा था, जहां पर वो एशिया के साथ यूरोप को बाय रोड और रेल के जरिए कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद इसमें और भी कई कंट्री जुड़ने लगे थे और रोड रेलवे के साथ साथ सी रूट के जरिए भी चाइना अपने साथ अलग अलग देशों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और अभी तक इसमें 100 से ज्यादा देश पार्टिसिपेट करने लगे थे। लेकिन धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि चाइना दरअसल पैसे के दम पर गरीब देशों के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन को डालने लगा था, यानी कि पहले वो उनको लोन देते थे और इतना लोन दे देते थे कि बाद में वो लोग इसको चुका नहीं पाते थे, जैसा अभी पाकिस्तान का हालत है। तो ऐसे कंडीशन की वजह से अभी G7 की तरफ से BRI को काउंटर करने के लिए B3W इनिशिएटिव को शुरू करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी को सबसे पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन अभी तक इसकी एग्जीक्यूशन के बारे में या फिर इनिशियली इसमें कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया जा सकता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है। मे भी आगे चल के हमको पता लगने वाला है, लेकिन अगर ये इम्प्लीमेंट हुआ तो ये BRI प्रोजेक्ट को टक्कर देने वाला इनिशिएटिव होने वाला है। अब भारत पहले से BRI प्रोजेक्ट को अपोज करता आ रहा था, क्योंकि ये POK रीजन से जाता है और इसी वजह से शुरू से ही भारत इसका विरोध करता आ रहा है। अभी अगर US की तरफ से या G7 ग्रुप की तरफ से इस नए इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का प्लान किया जाता है तो इसमें भारत एक मेजर रोल को प्ले कर सकता है, क्योंकि
इसे चाइना की BRI प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है। और एशिया में चाइना के बाद अगर कोई सबसे बड़ा मार्केट है तो वो भारत है। और अगर यूरोप से लेके एशिया को एक ही रेल या रोड नेटवर्क के जरिए B3W इनिशिएटिव में जोड़ने की कोशिश किया जाएगा तो इसमें भारत को जरूर शामिल किया जा सकता है। अगला अपडेट साइबर अटैक्स को लेके। रिसेंटली एयर ट्रैवल सोल्यूशन सॉफ्टवेयर मेजर सीता और कुछ मेजर एयरलाइंस और यहां तक कि एयर इंडिया के ऊपर भी साइबर अटैक को किया गया था। इस पर तब से छानबीन किया जा रहा था कि इसके पीछे कौन है, और जो एयरलाइंस है वो अपने तरफ से भी इस पर छानबीन कर रहे थे। और सीता जो कि दुनिया भर की लगभग 90% के आसपास एयर ट्रैवल से रिलेटेड सॉफ्टवेयर सोल्यूशन को प्रोवाइड करता है, वो भी अपने दम पर छानबीन कर रहा था। और अभी पता लगा कि इसके पीछे चाइना का हाथ है और चाइना की स्टेट स्पॉन्सर APT41 ग्रुप इसके लिए जिम्मेदार है। सीता की जो डाटा लीक हुआ था उसमें लगभग 4.5 मिलियन लोगों की डाटा को चोरी कर लिया गया था। बाद में पता लगा कि वहां से चोरी किए गए डाटा को वो पर हेड के हिसाब से $3000 में बेच रहे थे। अब इसमें जो डाटा चोरी हुआ था उसमें कस्टमर्स के नाम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट, टिकट इन्फॉर्मेशन वगैरह मौजूद थे। लेकिन सीता की तरफ से क्लैरिफाई किया गया कि जो क्रेडिट कार्ड के इन्फॉर्मेशन होते हैं या डेबिट कार्ड के इन्फॉर्मेशन होते हैं उसके बारे में कोई डाटा लीक नहीं हुआ है, क्योंकि वो सब ये लोग स्टोर नहीं करते हैं। इसके अलावा पूरे दुनिया भर में ऐसे कई और साइबर अटैक भी किए गए थे जिसके लिए यही ग्रुप को जिम्मेदार पाया गया है। अब अभी अगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो ये आगे चल के हम सभी के लिए सीरियस इशू को क्रिएट करने वाला, यानी कि हमारी पूरी कुंडली चाइना के पास चली जाएगी। और मेरे हिसाब से फ्लाइट इन्फॉर्मेशन डाटा लीक हुआ था, इसका मतलब ये है कि हमारे जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन सभी के डाटा भी चाइना के पास पहुंच गया होगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।